Welcome to Cosmic Children Academy YouTube channel. Today we are discussing the chapter 15th of class 10th, circumference and area of circle. Firstly, we have to know about what is the definition of circle according to mathematics. सबसे पहले अगर हम सर्किल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि जो सर्किल होती है उसको मैथमेटिकली किस तरह डिफाइन करेंगे, किसको हम सर्किल कहेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सर्किल है उसकी डेफिनेशन क्या है. सर्किल की डेफिनेशन, इट इज ए लोकस ऑफ ए पार्टिकुलर पॉइंट. ये क्या एक लोकस है किसी एक पॉइंट का, विच मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन क्या है, एक पॉइंट है जो इस तरह मूव करता है कि उसकी जो डिस्टेंस है किसी दूसरे पॉइंट से हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है. इस तरह के जो पॉइंट का जो लोकस होगा उसको बोलते हैं सर्किल. तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट. ये क्या एक पॉइंट का लोकस है, विच मूव्स इन सच ए वे दैट वो किस तरह मूव करता है, जो पॉइंट है किसी भी लोकस, कोई भी लोकस है वो किस तरह मूव करता है, इस इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इस तरह मूव करता है कि उसकी जो डिस्टेंस है हमेशा किस तरह रहे, कांस्टेंट रहे, इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. Such type of locus is known as circle. इस तरह का जो लोकस बनेगा उसको बोलते हैं सर्किल. अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूँ सबसे पहले इसमें आता है टर्म लोकस. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोकस क्या है. सर्किल क्या है, एक लोकस है किसका, किसी एक पॉइंट का जो इस तरह मूव करता है कि दूसरे पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा रहे कांस्टेंट. जैसे अगर मैं कहूँ एक पॉइंट पार्टिकुलर पॉइंट ये और इसके चारों ओर एक पॉइंट इस तरह मूव करता है कि इसकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की हमेशा कांस्टेंट रहे. जैसे एक पॉइंट ये इस तरह मूव कर रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है किससे, इस पार्टिकुलर पॉइंट से वो हमेशा किस रहे, कांस्टेंट, प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. तो इस तरह के जो लोकस बनेगा, मूविंग पॉइंट का जो लोकस बनेगा ये वाला, इसको बोलते हैं सर्किल. तो मैथमेटिकली इसको इस तरह डिफाइन करते हैं. अब इसके अंदर एक टर्म आती है कि लोकस. ये लोकस क्या है, लोकस क्या है, मोशन ऑफ ए पॉइंट अंडर ए स्पेशलाइज्ड कंडीशन. तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो लोकस क्या है, ये एक मोशन है किसी पॉइंट का, किसके अंदर, एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन के अंदर. कि कोई कंडीशन देती किसी पॉइंट को कि आपको इस कंडीशन के अंदर मूव करना है, तो वो क्या हो जाएगी, लोकस बन जाएगी. अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट इस तरह मूव करता है कि इसकी जो डिस्टेंस है हमेशा एक लाइन से क्या रहे, कांस्टेंट रहे. मान लो एक लाइन है, एक पॉइंट इस तरह मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस इस लाइन से क्या रहे, कांस्टेंट रहे. तो ये पॉइंट किस तरह मूव करेगा, इस तरह. तो ये क्या बन जाएगी, इसकी पैरेलल लाइन बन जाएगी. तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन. तो ये कंडीशन क्या देती है कि हमेशा क्या रहेगा, इससे सेम डिस्टेंस पे रहेगा. क्या एक कंडीशन दी जाएगी किसी भी मोशन को पॉइंट की, इसको बोलेंगे लोकस. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सर्किल है उस सर्किल के एरिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हमको एक पता करना होगा कि जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है एक्चुअल में, और एरिया कब यूज करते हैं. इसके बाद बात करते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस और जो एरिया है किसी भी सर्किल का वो क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की. किसकी, सर्कमफ्रेंस की. कि कोई भी सर्किल है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है. सर्कमफ्रेंस एक्चुअली में क्या होता है, उसकी आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ. कोई भी फिगर होती है उसकी जो आउटर बाउंड्री बनती है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो इसकी आउटर बाउंड्री क्या है, ये वाली. इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो इसका क्या होगा, पैरामीटर. अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसकी जो आउटर बाउंड्री क्या है, ये वाली. अब इसका जो टोटल लेंथ होगी उसको बोलेंगे इसका पैरामीटर. इस तरह क्या है पैरामीटर, इसको सर्किल के लिए रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. अब सर्कमफ्रेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ
आउटर बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्किल, किसी भी सर्किल की जो आउटर बाउंड्री है उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो उसकी क्या होगी, सर्कमफ्रेंस। जैसे अगर मैं सर्किल की बात करूं, इसकी आउटर बाउंड्री क्या है, ये वाली। अब इसकी जो टोटल लेंथ होगी उसको बोल देंगे इसकी सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, कोई भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालना उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब 2 कांस्टेंट हो गया, पाई क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर, 22/7। इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है, पाई की वैल्यू क्या रखना है 22/7, और r क्या है रेडियस, सर्किल की रेडियस क्या होती है, कोई भी लाइन जो सेंटर और इसके सर्कमफ्रेंस को मिला दे, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी। अब इसका जो फॉर्मूला क्या है 2 पाई r। अगर मैं किसी भी सर्किल है उसका रेडियस दे दूं तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं कह दूं कोई भी एक सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, अगर मैं कह दूं कोई भी सर्किल है उसकी रेडियस 49 मीटर है, मतलब इसके जो डिस्टेंस है, ये रेडियस किसकी क्या है 49 मीटर है, उस सर्किल का क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 कांस्टेंट, पाई किसी का क्या रखना है कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 49, ये क्या हो गया कैंसिल, 22 7 जा 44, सॉरी 44 इंटू 7। अब इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई 8, ये क्या आ गई इसकी जो सर्कमफ्रेंस आ गया है सर्किल का। अब दूसरे आते हैं, एक तो सर्कमफ्रेंस और दूसरा क्या होता है एरिया। एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो एरिया को एक्चुअली में किस तरह डिफाइन करेंगे। सर्कमफ्रेंस होता है आउटर बाउंड्री, और एरिया क्या होता है उसके अंदर जो इनक्लोज जो 2D स्पेस है उसको बोलेंगे उसका एरिया, एरिया ऑफ ए सर्किल। अब मान लेते कोई भी सर्किल है उसके अंदर जो 2D स्पेस इनक्लोज्ड होता है, कौन सा, जो शेडेड पोर्शन है इसके अंदर, इसका क्या होता है एरिया। 2D शेडेड पोर्शन, स्पीकर के अंदर जो 2D शेडेड पोर्शन है उसको क्या है इसका एरिया। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कोई भी सर्किल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है पाई r²। पाई की वैल्यू हमने बताई थी कि जो पाई की वैल्यू है वो क्या होती है कांस्टेंट, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7, और r क्या है रेडियस जो सर्किल की दी होती है लगभग। अब मान लेता हूँ कोई भी एक सर्किल दे दी जिसकी रेडियस मैं कहता हूँ, मान लेते हैं ए सर्किल इज गिवन व्हिच रेडियस इज गिवन एज 28, मान लेते 14 मीटर, थोड़ा इजी पड़ेगा। अब इसका मान लेते हैं एरिया निकालना है, कोई भी एक सर्किल है उसकी रेडियस 14 मीटर है और उसका एरिया निकालना है। अब मान लेते हैं ये सर्किल है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी ये वाली। अब इसका एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या पाई r²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पाई r²। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 इंटू 14, 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 14, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा। अब कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि कब हम एरिया निकाल लेंगे, कब हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे कोई भी सर्किल का। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, जैसे अगर हम इसको एनालाइज करें तो सबसे पहले हम करते हैं अब हम एनालाइज करेंगे कि कब एरिया निकलता है और कब सर्कमफ्रेंस निकलता है। तो सबसे पहले जब कोई भी सर्कुलर फील्ड दे रखा है, जैसे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि एक सर्कुलर फील्ड है, अगर एक सर्कुलर फील्ड है मतलब फील्ड का आकार कैसा है, शेप सर्किल टाइप से है। अब इसके अंदर हमको फेंसिंग करनी हो, जैसे बाहर की बाड़ाबंदी करनी हो, तो बाड़ाबंदी कहाँ पर होती है इसके आउटर बाउंड्री के ऊपर। तो अगर फेंसिंग की जाए किसी की भी तो इसके अंदर क्या निकलता है आउटर बाउंड्री की लेंथ निकलती है, और आउटर बाउंड्री की लेंथ क्या होती है सर्कमफ्रेंस।
इन द कंसेप्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब अगर बाड़बंदी करनी हो तो इस कंसेप्ट में क्या निकलेगा, सर्कमफ्रेंस, वो सर्किल का। अगर खेत को प्लो करना हो, प्लो आउटर बाउंड्री भी तो होगा नहीं, प्लो कहाँ पर होगा, अंदर की ओर, मतलब अगर खेत को जोतना हो तो अंदर की ओर होगा, तो अंदर की ओर जो एरिया है उसको किस तरह निकाल देते हैं, इस केस में क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, ना कि सर्कमफ्रेंस निकलेगा। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे आपकी 15.1 के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, जैसे क्वेश्चन की बात करूं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ कितने रुपये, 24 रुपये पर मीटर, इसके बाद बात करते हैं, इज टोटल कितने रुपए लगे, 5280 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में देगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर। अभी इसमें जैसे एक फील्ड दे रखा है, सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर फील्ड का मतलब एक फील्ड जिसका शेप कैसा हो, सर्कुलर शेप हो, मतलब इस तरह के। अब इसको अगर मैं फेंसिंग करी, सबसे पहले किस रेट से, 24 रुपये पर मीटर, मतलब 1 मीटर तार बांधने में 24 रुपये का खर्चा आया। तो इसकी जो टोटल फेंसिंग करने में टोटल खर्च कितना आया, 5280। अगर इसको मैं जोतूं खेत को, मतलब इसके अंदर अगर मेरे को प्लो करना हो तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, अगर ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर लगे। तो सबसे पहले हमको हिंट दे रखी है कि सबसे पहले इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, रेडियस निकालनी पड़ेगी। और रेडियस निकालने के लिए हिंट दे रखी है कि इस जो खेत है उसकी चारों ओर क्या करेगी, फेंसिंग करेगी। किस रेट पे, 24 रुपये पर मीटर। टोटल खर्चा कितना आया, 5280। ठीक है, अब सबसे पहले हिंट में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी दे रखी है, 5280। और मैंने कहा था जो फेंसिंग है उसके अंदर क्या निकलता है, सर्कमफ्रेंस निकलता है, क्योंकि जो फेंसिंग होती है वो कहाँ पर होती है, आउटर बाउंड्री में होती है। इसके लिए क्या निकलता है, सर्कमफ्रेंस। और सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। ये क्या है, टोटल सर्कमफ्रेंस आ गया उस सर्किल का। आर हमको नहीं दे रखी है, क्या करेंगे, निकालेंगे इस हिंट के द्वारा। अगर जो सर्किल है उसके जो टोटल सर्कमफ्रेंस इतना हो गया, और किस रेट पे किया, मान लेते हैं इतना मीटर, इसकी क्या है, फेंसिंग के लिए इसकी चारों ओर करनी है, और किस रेट पे, 24 रुपये के रेट पे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 5280 रुपये। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 2πr मतलब जो टोटल फेंसिंग, मतलब जो टोटल फेंसिंग की जो कितनी आ गई, लेंथ आ गई, किस रेट पे, 24 रुपये की कॉस्ट पे। ये इसका टोटल खर्चा कितना आया, 5280। अब इससे क्या निकल जाएगी, आर निकल जाएगी, रेडियस। और अगर यहाँ से रेडियस निकल गई तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया निकलने में एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग आ जाएगी। अब सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 2π की वैल्यू 22/7 r इंटू 24 इजिकल टू 5280। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो डिवाइड में वो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो सबसे पहले थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ का, 22/7
इंटू आर इंटू 24 इजिकल टू 52/80। ये अपनी क्या आ गई इक्वेशन आ गई, जिससे क्या निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर तो इधर रख दो, ये यहाँ पर क्या था डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में 52/80 इंटू 7/2 22/24। अब देखो 24 की टेबल में जाता है नहीं जाता है। सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे, 22 48 4 बच गया 8 220 आ गया। 22 की टेबल से काटेंगे 10 इंटू 7 70/2 मतलब कितनी आ गई 35 मीटर। ये क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई। इससे इस एंड से इसकी रेडियस आ गई। अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्योंकि प्लोइंग क्या कहाँ पर होती है, सर्किल के अंदर की ओर होती है। अगर सर्किल के अंदर प्लोइंग हो देन एरिया ऑफ सर्किल का एरिया, जब उसकी रेडियस कितनी देर की हो 35 मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 इंटू 35। अब क्या करेंगे, 7 से कट गया 5, 22 5 जा 110 इंटू 35। ये कितना जाएगा 3850। ये क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया उस सर्कुलर फील्ड का। लेकिन अपन को निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग निकालना है। ये तो एरिया आ गया इसके अंदर का। अगर एरिया किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। अगर एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹0.5 हो तो 3850 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, देन टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग। अब क्या करेंगे, जो फ्लोइंग की टोटल कॉस्ट है वो निकालेंगे एट द रेट क्या है ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर। अगर ₹0.5 एक मीटर स्क्वायर का लेंगे तो इतने मीटर स्क्वायर का टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इसको आपसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3850 इंटू हाफ कितना जाएगा, ₹1925। इस तरह क्या निकल जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। सबसे पहले क्या दे रखा था, इस एक सर्कुलर फील्ड दे रखा था जिसके ऊपर फेंसिंग की गई, किस रेट से, ₹24 पर मीटर स्क्वायर से। इसकी जो टोटल कॉस्ट कितनी आई, कितने रुपये आई। अब मैं मान लेता हूँ उसकी जो सर्कमफ्रेंस थी वो कितनी थी 2 पाई आर, और इसको अगर 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक इक्वेशन बन जाती है जिससे क्या निकाल देंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने पे क्या, रेडियस कितनी आई 35 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग। फ्लोइंग के लिए हमको सर्कुलर फील्ड का क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पता है, पाई क्या कांस्टेंट है 22/7। इसको सोल्व किया तो कितना है 3850 मीटर स्क्वायर। अब फ्लोइंग की जो रेट है वो क्या है, ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर, कि ₹0.5 लगते हैं पर मीटर स्क्वायर को फ्लो करने में। अब टोटल फ्लोइंग के लिए एरिया कितना है 3850 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट कितने लगेगी ₹1925। इस तरह ये क्वेश्चन क्या होता है, सोल्व होता है। अब इसके बाद में एक टर्म आती है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होती है। इसके बाद एक टर्म्स आती है छोटी सी की जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होती है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल वे सर्किल होती है जिनका सेंटर तो सेम होता है लेकिन रेडियस क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सर्किल है जैसे ये, अगर 2 या 2 से अधिक सर्किल से जिसका सेंटर क्या हो सेम हो लेकिन उसकी रेडियस क्या हो अलग अलग हो, ऐसी सर्किल क्या होगी, आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगी। जैसे अगर मैं ये सर्किल होगी और दूसरी इसी सेंटर से अगर मैं दूसरी सर्किल खींचूं तो ये क्या होगी, सर्किल तो सेंटर तो दोनों का सेम है लेकिन इसकी रेडियस क्या है, ये इसकी क्या है, ये अलग अलग होगी। अगर इसी की सहायता से अगर मैं तीसरी सर्किल खींचूं तो क्या आ जाएगी, ये इस तरह की जो सर्किल्स बनती है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। मतलब दोज सर्किल्स whose centers are same but radius may be different।
मतलब ऐसे सर्किल्स जिसका जो सेंटर है वो क्या हो, एक ही हो, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो अलग अलग हो। जैसे इन तीनों सर्किल की बात करें तो तीनों सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। इस सर्किल का सेंटर ये है, इसी सर्किल का भी सेंटर ये है, और इस सर्किल का भी यही सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह की जो सर्किल्स बनती है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब इसके बाद में जो कंसेप्ट आते हैं वो क्या है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है उसको बीच का जो एरिया है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, दो सर्किल दे रखी है, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं उसके बीच का जो एरिया किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मान लेता हूँ एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ये क्या है, बड़े वाली सर्किल है। मान लेते हैं एक बिगर सर्किल हैविंग रेडियस आर, कैपिटल आर, देन सेम विद सेम सेंटर इन अनदर सर्किल इज ड्रॉन व्हिच रेडियस इज स्मॉलर आर। मान लेते हैं दो सर्किल्स है जिसके जो सेंटर वो क्या है, सेम है, रेडियस क्या अलग अलग है। बड़े वाली सर्किल है उसके जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, छोटी वाली सर्किल क्या है, स्मॉलर आर। देन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया इनसाइड एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब ये दोनों सर्किल क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होगी। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, कौन सा एरिया, इन दोनों के बीच का ये वाला, इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, जो शेडेड पोर्शन है उसका किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा एरिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाली जो सर्किल है उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। देन एरिया ऑफ बिगर सर्किल की जो बड़े वाली सर्किल है उसका एरिया क्या है, कैपिटल आर, एरिया क्या है, पाई, रेडियस क्या है बड़े वाले की, कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में। मान लेते हैं आर मीटर है और छोटे वाले के स्मॉल आर मीटर है। अब देन अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, मतलब जो अंदर वाली जो सर्किल है उसका एरिया किस तरह निकालेंगे, पाई स्मॉलर आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब क्या है, बड़े वाली जो एरिया है, मतलब इसमें क्या आ गया, पूरा एरिया आ गया। इसके अंदर अगर मैं छोटे वाले का घटा दूं तो क्या आएगा, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरह करेंगे, बिगर सर्किल के एरिया में से स्मॉलर सर्किल का क्या घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, देन पाई इज टेकन एज कॉमन, देन आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अनुसार इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस आर इंटू